नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम 2014 से कर रहे थे और 2019 तक किए, उन्हें बड़ी सफलता मिली। 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी और पूरे देश में 2014-2019 में फतह हासिल किया लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान में क्या स्थिति है कि जो भी कार्रवाई कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उन्हें असफलता हासिल हो रही है। जाल बिछाते हैं विपक्ष को फांसने के लिए, विपक्ष का सफाया करने के लिए, और खुद ही जाल में फंस जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि यह एक सांप्रदायिक, एक अछूत पार्टी के रूप में 1980 से ही जानी जाती रही है। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां इसे अछूत समझती थी, बल्कि जनता भी इसे अछूत समझती थी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यानी बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण इस देश के बहुसंख्यक को अछूत समझते हैं और इस देश के अछूत भारतीय जनता पार्टी को अछूत समझती रही अरसे तक। 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब तक इसे अछूत पार्टी के रूप में ही चिन्हित किया गया था। उसके बाद परिवर्तन होता है। हालांकि 2004 में शाइनिंग इंडिया नारा फेल हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है, कांग्रेस आ जाती है और पूरे 10 सालों तक राज करती है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतरित होते हैं गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठे वादे किए, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख, तमाम सब जवाब दिखाए, उसके बाद सत्ता तो हासिल कर लिए, लेकिन इस देश की जनता को खुश नहीं रख सके। और इस देश में जिस तरह से उन्होंने बुलडोज़र का आतंक चलाया और जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करवाई और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए, किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, उससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए, उससे कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने का उद्देश्य था। कारपोरेट के हवाले किसानों की ज़मीन करना था, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। CAA NRC लेकर के आए, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों की नागरिकता ख़त्म करना चाहते थे, उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए। तो जो जो काम इन्होंने शुरू किया, सब में इन्हें असफलता मिली और अपनी ही जाल में फंस गए और इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने लगा, सवाल उठने लगा। और भारतीय जनता पार्टी की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जब से विपक्ष संगठित हो रहा है, एकजुट हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है, इतना निराश, हताश और परेशान हो गई है कि उसे सूझ नहीं रहा कि 2024 कैसे फतह करेंगे। इसी क्रम में राहुल गांधी ने संसद में जो सवाल उठाया, संसद में जो मोदी अडानी के नारे लगे और अडानी से क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी का, इस रहस्य का रहस्योद्घाटन किया। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर इतना कुपित हो गए कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ करके 2019 में चुनाव प्रचार करते समय जो राहुल गांधी ने कोलार में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक सवाल उठाया था कि एक छोटा सा सवाल है कि इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं।
नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और भी ढूंढिए तो कई मोदी मिल जाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बताया था इन सब शब्दों को कह करके कि कितने मोदी इनके दोस्त हैं और कितने मोदियों को ये बचाते हैं और कितने मोदियों को ये फरार कर देते हैं, देश से पैसा लेकर के देश का फरार हो जाते हैं। और इस पर कंप्लेंट हुई गुजरात में, गुजराती ने किया, गुजराती विधायक ने किया और 3 साल 11 महीने बाद यह मामला सेशन कोर्ट में पहुंचता है। सेशन कोर्ट 2 साल का अपराधी, 2 साल की सजा याफ्ता कैद की करता है राहुल गांधी को। संसद सदस्यता छीन जाती है, सरकारी मकान छीन जाता है। लेकिन आज हाई कोर्ट गुजरात ने जो फैसला दिया है यह भी चौंकाने वाला है। फैसला 2 मई 2023 को ही हो गया था और उसे सुरक्षित रखा गया था। सही समय की तलाश की जा रही थी और सही समय आज के दिन मिला। और आज जब फैसला आया तो पता चला कि हाई कोर्ट भी उस मुकदमे को बरकरार रखेगा, उस फैसले को बरकरार रखेगा जो फैसला सेशन कोर्ट ने दिया था। और जो सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी के ऊपर तो ऐसे 10 मुकदमे और भी हैं, लेकिन वे 10 मुकदमे उस समय नहीं थे जब ये मुकदमा चल रहा था। उसके बाद सावरकर वाला मामला आया था और उसकी कटिंग पेश की गई और कटिंग के आधार पर राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा किया हाई कोर्ट गुजरात ने। तो ऐसे बहुत से झोल हैं उस फैसले में जिस पर कि कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत से सवाल उठाए हैं और उसमें फैसले के पैराग्राफ 43 में कहा गया है कि यह जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध क्या होता है सबको पता है। मौत की सज़ा में को जघन्य अपराध माना जाता है, बलात्कार की सज़ा को जघन्य अपराध माना जाता है, यानी 5-7 साल से ऊपर की जितने भी कैद होती है सबको जघन्य अपराध माना जाता है। लेकिन यहाँ गुजरात हाई कोर्ट कह रहा है कि 2 साल की सज़ा जो मानहानि के मामले में राहुल गांधी को हुई है यह भी जघन्य अपराध है। ऐसा है कि आज तक मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो भी मुकदमे सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक में गुजरात में दर्ज हुए हैं, 100% जीत सरकार की और बीजेपी की हुई है। एक भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें विपक्ष की या सामाजिक कार्यकर्ता की जीत हुई हो। तीस्ता सीतलवाड़ को अभी जिस तरह से निशाना बनाया गया और कहा गया कि फर्जी सबूतों के आधार पर गुजरात कांड को वो हवा दे रही हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो आज फैसला आया है अगले हफ्ते ही जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। और हमें लगता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ इसे देखते ही फैसला सुना देंगे, क्योंकि इस मुकदमे में सिर्फ पूर्वाग्रह है, न्याय नहीं है। और जिस मुकदमे में पूर्वाग्रह होता है, न्याय नहीं होता है, उसे एक वकालत कानून के विशेषज्ञ तुरंत पकड़ लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ विशेषज्ञ हैं और वे तुरंत पकड़ लेंगे और इसे खारिज कर देंगे और राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बरकरार हो जाएगी, फिर से आ जाएगी, उन्हें सरकारी घर भी मिलेगा और जेल की सज़ा से भी वे वंचित रह जाएंगे। लेकिन हम तो ये कांग्रेस को सलाह देंगे कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले ही न जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को माना जाए और जेल चले जाना चाहिए राहुल गांधी को 2 साल के लिए। 2 साल के बाद जब ये उभर करके जेल से आएंगे, जेल से मुक्ति पाएंगे, तब इनका कद नरेंद्र मोदी से भी कई गुना ज़्यादा हो गया रहेगा। और इस चुनाव अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं
तो बहुत बड़ी सिंपैथी, बहुत बड़ी हमदर्दी 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस को मिलेगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाए तो एक दलित प्रधानमंत्री बनने का संदेश भी जनता के बीच जाएगा और राहुल गांधी जेल में रह करके कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और डूबती हुई कांग्रेस, जो कि 2014 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे पाई थी, 2024 में टक्कर दे सकती है और ऐसी टक्कर की जिससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाएंगी। राहुल गांधी को जेल चले जाना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी कांग्रेस जिंदा रहे, कांग्रेस आगे बढ़े और कांग्रेस 2024 में जीते। लेकिन नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी को जेल हो, वरना अब तक वो जेल के पीछे होते, शिक्षकों के पीछे होते। तो जो राजनीति चल रही है भारत में इस समय पूर्वाग्रहों पर आधारित है और कोर्ट के शब्दों में जघन्य अपराध पर आधारित है। राहुल गांधी ने बहुत जघन्य अपराध किया, मोदी को, तमाम मोदियों को घेर करके, और मोदियों को जिस तरह से उन्होंने चोर कहा, इससे भी ओबीसी समाज को चोर कहने की बात भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित की। लेकिन राहुल गांधी का कद भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ था कद, वो हिमाचल चुनाव के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद निश्चित रूप से बहुत बढ़ा है और हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। और जब से विपक्षी एकता की बात चली है, पटना की बैठक हुई है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी इस तरह से हिल गए हैं और उनका सिंहासन भी हिलने लगा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बौखलाना और कोर्ट से ऐसे निर्णय दिलवाना, हम समझते हैं कि ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी तानाशाह जरूर थी, लेकिन उनके समय में भी ऐसा नहीं हुआ था कि मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सज़ा किसी एक वरिष्ठ नेता को दी जाए जो कि विपक्ष का है। लेकिन जो काम इंदिरा गांधी के ज़माने में नहीं हुआ, वो काम नरेंद्र मोदी के ज़माने में, बीजेपी के ज़माने में हो रहा है और यही काम उनकी आखिरी इबारत लिखने, उनकी अर्थी उठाने, बीजेपी की अर्थी उठाने के काम आएगा। जनता के बीच सीधा संदेश जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, खिलाड़ियों के साथ, बेरोजगारों के साथ, महंगाई से मारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उस नाइंसाफ़ी के लिए एक ही इंसान और एक ही पार्टी जिम्मेदार है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो जिस तरह से कोर्ट तक को इन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, कोर्ट चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो गुजरात की हाई कोर्ट हो, वो मोदी के इशारे पर काम करती है और मोदी के इशारे पर ऐसे ऐसे बयान देती हैं जिसे कानूनविद लोग अचंभा हैं, अजूबे और हैरत में डालने वाले ऐसे निर्णय उनके आ रहे हैं जिससे कि कानून के मर्मज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं। और जो कुछ समझ रहे हैं वो यही समझ रहे हैं कि मोदी के प्रभाव से कोर्ट अपना निर्णय दे रहे हैं और मोदी का प्रभाव ये कोई पहला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक में पर भी मोदी और ब्राह्मणों का प्रभाव चला है और मनुवादियों का प्रभाव चला है। जब राम मंदिर का फैसला हो रहा था, राम मंदिर का फैसला सुनाते हैं रंजन गोगोई नवंबर 2019 में, और उस समय फैसला जब सुनाते हैं तो उस फैसले पर उनका हस्ताक्षर नहीं होता है और भी जितने जज बेंच में होते हैं उनका भी नाम नहीं होता है फैसले पर, और फैसला लागू कर दिया जाता है तत्काल प्रभाव से। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर के लिए नींव पूजन करने लगते हैं और ट्रस्ट बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर।
वही दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष, जिसका कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसे दूसरी जगह ज़मीन दी जाती है कई किलोमीटर दूर, और उसके लिए कोई ट्रस्ट नहीं बनाया जाता कि मस्जिद बनाई जाए इस ट्रस्ट के द्वारा। और आज भी जो ज़मीन दी गई है वो बेरंग बनी हुई है, उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी छाप छोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई कोर्ट में कैसे नहीं अपना प्रभाव, हाई कोर्ट गुजरात में कैसे नहीं अपना प्रभाव दिखा सकेंगे, असंभव है। और भी मुकदमों पर इनका प्रभाव रहा है, तड़ीपार के मुकदमे पर भी प्रभाव रहा है, जस्टिस लोया के मुकदमे पर भी प्रभाव रहा है। तमाम ऐसे मुकदमे गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात सेशन कोर्ट में ऐसे फैसले किए हैं जिस पर कि शक की सुई अभी भी चलाई जा सकती है, और कांग्रेस की सरकार आए तो उन मुकदमों को फिर से पुनर्विचार के लिए उस फाइल को खोला जाना चाहिए जिस फाइल को दफन कर दिया है नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार ने। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है बौखलाहट और घबराहट में कर रही है। बौखलाहट और घबराहट और सनकीपन में लिए गए कोई भी फैसले सही नहीं होते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में पहले इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, अब एनसीपी को भी तोड़ा, अब एनसीपी और शिवसेना में ही टकराव हो रही है, और ऐसी टकराव जो कि भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबो देती। 2019 में इन्हें शिवसेना के साथ 42 सीटें का लोकसभा की मिली थी, हासिल हुई थी, और अब विश्लेषकों का कहना है, पत्रकारों का कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि 10 सीट भी महाराष्ट्र में जीतने लायक नहीं रह गई है भारतीय जनता पार्टी, और शिवसेना का कद बढ़ गया है। आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, जहाँ जहाँ भी रैली कर रहे हैं, सभा सम्मेलन कर रहे हैं, अपार जनसमूह, अपार जनसैलाब उमड़ रहा है। और इसी तरह से एनसीपी भी अपना प्रभाव और बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन छीन लेगी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी। तो महाराष्ट्र में इन्होंने जो जाल बिछाई उसमें खुद फंस गए हैं, और अब महाराष्ट्र में 10 सीट पाने के काबिल भी नहीं रह गए हैं, ऐसा बुद्धिजीवियों का कहना है और उस क्षेत्र के पत्रकारों का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने जनाधार को बढ़ाती थी, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो अपने जनाधार को घटा रही है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, 3 महीने के बाद चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, और वहाँ पर पेशाब कांड के बाद मैला कांड भी उभर करके सामने आया है। पेशाब कांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि प्रवेश शुक्ला जो कि एक विधायक का नज़दीकी था, उसका प्रतिनिधि था, उसने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया और वह वीडियो पूरे देश में वायरल हुई सोशल मीडिया पे। और अब मैला कांड 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही मैला कांड भी सामने आ गया है। इस मैला कांड में एक दलित परिवार को निशाने पर लिया गया है। आरोप है कि दलित परिवार ने, किसी दलित युवक ने किसी महिला को प्रताड़ित किया या उसे पटा करके छेड़खानी किया, इस तरह के आरोप हुए, और आरोप के बाद उसे अदालत भेजना चाहिए था, FIR कराना चाहिए था, लेकिन वहाँ की ऊंची जातियों ने उसे मारा पीटा, चप्पल उसके गले में लटका करके जुलूस निकाला और उसे मैला खिलाया अपने हाथों से। अब यह मामला भी तूल पकड़ लिया है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मैले वाली पार्टी और पेशाब वाली पार्टी के रूप में जाना जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो दलितों का वोट गया मैला कांड से, आदिवासियों का वोट 21% है मध्य प्रदेश में। 21% आदिवासियों का वोट गया पेशाब कांड से।
और रही सही ज़मीन, महंगाई और एंटी इनकम्बेंसी भी ले लेगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो जाल वहाँ पर बिछाई, धार्मिक ध्रुवीकरण का और भी तरह के जो सब्जबाग दिखाए, फिर रेवड़ियाँ बांटने की बात शिवचरण सिंह चौहान ने की, उन सबको धो दिया मैला कांड और किसान कांड, पेशाब कांड में। तो जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न कर रही है उसके खिलाफ, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही हर राज्यों में अपनी कब्र खोदती जा रही है। पहले महाराष्ट्र में कब्र खोदी, अब मध्य प्रदेश में खोदी है, इसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी। तेलंगाना में तीसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी, पहले नंबर पर बीआरएस है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कोई खास सफलता नहीं है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी को भुना सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं सर्वे के, उसमें चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारते हुए और कांग्रेस की जीत होते हुए दिखाया जा रहा। और वो आंकड़े सर्वे के आरएसएस समर्थित सर्वे कंपनियों के ही आंकड़े हैं, किसी और के नहीं हैं। किसी स्वतंत्र पत्रकार ने नहीं किया है सर्वे पर इंडिया टुडे जैसे मशहूर पत्रिका और आज तक जैसे मशहूर चैनल से संबंधित सर्वे एजेंसियों ने किया है, एबीपी न्यूज से संबंधित एजेंसियों ने किया है। और हर सर्वे में यही दिखा रहा है कि चारों राज्य भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। तो जब आरएसएस समर्थित सर्वे कंपनियां बता रही हैं तो इसका मतलब सही ही बता रही हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखाती तब कोई अचरज की बात नहीं होता, अप्रत्याशित नहीं माना जाता। लेकिन ये विपक्ष को जीतते हुए दिखा रही हैं तो इसका मतलब है कि चारों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हताशा और निराशा और कुंठा में कदम उठा रही है, हर कदमों में उसे झल्लाहट मिल रही है, बौखलाहट मिल रही है और उसके हर कदम बीजेपी की जमीन को खिसका रहे हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसे कानूनी जामा पहनाना चाहती है, अगले संसद के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ही इसके विरोधी हो गए हैं। विरोधी दल में तो कई दल इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सहमति नहीं बन पा रही है। तो अपने ही जाल में यहां भी फंस गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस यूसीसी को लाती है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, सिखों को नीचा दिखाने के लिए, बौद्धों को नीचा दिखाने के लिए, ईसाइयों को नीचा दिखाने के लिए। एक समान पहनावा, एक समान शिक्षा, एक समान सामाजिक कानून, ऐसा इस भारत में नहीं हो सकता है। सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, तलवार लेके चलते हैं, कृपाण लेके चलते हैं, उनका पहनावा ही आम उत्तरवासी उत्तर प्रदेश या बिहार या उत्तर भारत से संबंधित अलग ही उनकी पहचान है, पोशाक है। उस पोशाक को यह कानून नहीं बदल सकता है। यह कानून लागू हो जाएगा एक समान आचार संहिता, तब भी सिखों की पोशाक वही रहेगी, मुसलमानों की पोशाक भी वही रहेगी, जिस पोशाक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और पोशाक के आधार पर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की पहचान कर लेते हैं। तो इसे लागू करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिवाय वैमनस्य से बढ़ने के, सिवाय मुसलमानों को नीचा दिखाने के या दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने और हमारी साझा संस्कृति को रौंदने, साझा विरासत को ख़त्म करने और भारत के लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए यह यूसीसी लाया जा रहा है। लेकिन हमें तो उम्मीद है कि जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर
विपक्षियों के द्वारा, सामाजिक स्तर पर तमाम बुद्धिजीवियों ने भी इसका विरोध किया है। इसे लागू नहीं किया जा सकता है, और अगर लागू करेंगे तो एक और तुरुप का पत्ता साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र खुद ही खोद रही है। और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा पूरे देश में, वो 2024 के लिए जहां ये इसे फायदा समझ रहे हैं, वही इनके लिए नुकसान साबित होने वाला है। राम मंदिर के मामले में या धर्म के मामले में, धार्मिक एजेंडे के मामले में आरएसएस खुद ही स्पष्ट कर चुका है कि अब मंदिर का मुद्दा आरएसएस नहीं महसूस करता कि इससे कोई फायदा होगा। भले ही राम मंदिर का उद्घाटन करवा दिया जाए, रामलला का पूजन शुरू करा दिया जाए और इस देश को राममय बनाने की कोशिश किया जाए, उसका असर नहीं होने वाला है। इस बात को आरएसएस का अखबार ऑर्गेनाइजर चीख चीख करके बोल रहा है। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। जो मोदी मोदी के नारे लगा करते थे, अब वो नारे सिर्फ माफ कीजिएगा, अब वो नारे सिर्फ अंधभक्त लगाएंगे, इस देश की जनता लगाने वाली नहीं है। मोदी मोदी जिस तरह से 2014 से 19 तक लोगों की जुबान पर था, तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है वो कर रही है पार्टी के हित के लिए, वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, वो कर रही है 2024 का चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उसके उल्टे परिणाम सामने आ रहे हैं। तो जो जाल बिछा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो विषाद बिछा रही है, खुद ही उसमें फंसते हुए नज़र आ रही है। और इसी तरह से अगर फंसते हुए नज़र आएगी तो 2024 में भारत मुक्त बीजेपी निश्चित रूप से हो जाएगी। और जो चले थे नरेंद्र मोदी 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, वही अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी मुक्त भारत हो गया और भारत मुक्त बीजेपी हो गई। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा लब्बो-लुआब रहा है कि हम इस देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाएंगे, लेकिन 2022 बीत गया, 23 चल रहा है और 23 भी आधा बीत चुका है। अभी तक 5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, 3 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुंच सके हैं। और जितने भी इन्होंने सब्ज़बाग दिखाए थे, किसानों को बोला था आय दोगुनी होगी, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, सब की सब फेल हो गई। 15-15 लाख तो पता नहीं कहां से कहां चला गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था के डूबे होने के बावजूद अगर इस बात के लिए डंका पीट रहे हैं कि भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी हो गई, तो ये सरासर झूठ पर आधारित है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल की नज़रों में 5वीं अर्थव्यवस्था है। और मान भी लेते हैं कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो इसका मतलब कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी डावाडोल हुई है और विश्व की अर्थव्यवस्था भी रसातल में जा रही है। क्योंकि 5वें नंबर पर अगर विकासशील देश भारत है, तो विकास कर चुके देशों का क्या स्तर होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर भारत की जनसंख्या इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है, पहले प्रजातंत्र होने के मामले में भारत नंबर 1 था, अब प्रजातंत्र के साथ साथ जनसंख्या के मामले में भी नंबर 1 हो गया। तो दुनिया में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हम हैं और अर्थव्यवस्था के मामले पर 5वें नंबर पर। और इसका ढिढोरा पीट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस देश की जनता इसे अच्छी तरह से समझ रही है। और देश को कर्ज में डुबोने का काम जितना मोदी सरकार ने किया है, इतना पूर्ववर्ती किसी सरकारों ने नहीं किया है। पूर्ववर्ती सरकारें 1947 से लेकर के 2013-14 तक, नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज ली है। और 2014 से अब तक 155 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज लिया गया है विदेशी।
और विदेशी कर्ज में डुबोने के बाद इस देश के लोगों पर या इस देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो पैदा होते ही उनके सिर पर कितना कर्ज है, इसका अनुमान भी लगाया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक जितने भी लोग हैं, सब झूठ पर आधारित व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पर आधारित ज्ञान को प्रचारित कर रहे हैं, झूठ की यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और झूठ को सोशल मीडिया का अड्डा बना लिए हैं। लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। जीडीपी हमारी कहाँ पर है, प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है, और अगर देश में समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, देश 5वें नंबर में विश्व में है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? देश में जब अमीरी आ गई है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, तो क्यों 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं और हमारा देश दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुका है, हम 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं, यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार बोल रहा है, उनका गुरूर बोल रहा है। वास्तविकता इसके उलट है। भारत अर्थव्यवस्था में बहुत निचले पायदान पर है और इस देश के लोगों में गरीबी इतना व्याप्त है कि अगर 5 किलो राशन उन्हें नहीं मिले तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विश्व गुरु कहते रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।